स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 11 है और हम जो है आज पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ठीक है। और कल होगा फाइनेंशियल मार्केट। तो हमारा इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज़ आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट हो जाता है। और आपको उसका जो है अच्छे से एक तो नोट्स बना देना या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हो इस PDF का, तो प्रिंट आउट निकाल लेना। एंड टेस्ट सीरीज देना मस्ट है, तो प्लीज सब्जेक्ट जो भी टेस्ट आपको मिल सकते हैं, जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं वहाँ तो देना ही जरूरी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी textbook.com, तो यूज माई कोड CTMV7N, ठीक है, फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस देखो एग्जाम जो है जब होगा तब होगा, बट अभी से ही आपके माइंड को उसकी आदत लगा दो कि भाई एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, हमको उसको सोचने पे मजबूर करो। आपका दिमाग खुद ही चमकेगा और नए नए क्वेश्चन बनाएगा जब आप रिवीजन करोगे, और वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस तरह का फायदा होता है टेस्ट सीरीज देने का, और टेस्ट सीरीज लगाना मस्ट है। टेक्स्ट बुक का मैं रिकमेंड करूंगी आपको। बाकी किसी भी जगह अगर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और रीजनेबल प्राइस में मिल रही है तो ले लो विदाउट डाउट, बट टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देना मस्ट है, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक नहीं खरीद रखा है तो खरीद लेना, 2021 एडिशन वाला ही, ऑल सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज दे रखा है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ऑपरेशन एंड BD के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी मिसलेनियस टॉपिक के साथ साथ GK इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ये बुक आपके लिए एक वरदान होगी। इसके लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन छपेंगे, तो आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाँ, ये बुक जो है इंग्लिश में है, इंग्लिश में लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट या कोई भी किसी भी मीडियम का स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाएगा। किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट, जैसे मराठी मीडियम की क्यों ना हो, आप समझ जाओगे विदाउट डाउट। आपने क्या करना है, जैसे ही ये बुक खरीदते हो, एक तो मेरे हिस्ट्री के प्रीवियस क्लासेस देखना शुरू कर दो। बहुत सारे क्लासेस मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, एंशिएंट, मिडिवल के, मॉडर्न करूंगी मैं थोड़े दिन में स्टार्ट। देन पॉलिटी का कंप्लीट कर रखा है मैंने, साइंस के बहुत सारे क्लासेस कंप्लीट कर रखे हैं, ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो वो वहां से अगर आप रिवीजन करोगे, ऐसा मत सोचो कि भाई DFCCL के लिए अलग हिस्ट्री थोड़ी होगी, इंडिया का हिस्ट्री थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। गांधी जी को गांधी जी बोलूंगी, आप कुछ चेंज तो थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं DFCCL एग्जाम के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि भाई एक डेडिकेटेड ही क्लास हमको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। पिछला भी क्लास आप देख सकते हो क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। हाँ, करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड होता है कि करंट अफेयर इसी महीने का पूछना है, इसी साल का पढ़ना है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो आपने अगर ले रखा होगा बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन अच्छे से करना है, प्रीवियस क्लासेस देख लेनी है। नहीं ले रखा है तो ले लेना, मात्र 239 रुपीज में है। चलिए क्लास स्टार्ट करते, बहुत होगी बातें। तो देखो 5 ईयर प्लान, अब ये देखो मैं आपको एक इसके पीछे की ना हिस्ट्री बताती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो कुछ यहाँ पर है, हमको रफ पेज मिल गया है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर बताती हूँ। तो हुआ यूं, देखो आपके पास अगर मैं बताऊं कि इतना इतना रिसोर्सेस है, जैसे कि आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का ये एक PDF है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। आप क्या करोगे, पूरा PDF पढ़ने की कोशिश करोगे और उससे कुछ ऐसे चुनिंदा बातें खींचने की कोशिश करोगे जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। सेम यहाँ पर भी है, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट, मतलब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हुआ ना कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे, और लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल थे, ऐसा नहीं था कि जैसे ही अंग्रेज चले गए तो खजाने में बहुत पैसा था और फिर आफ्टर पार्टीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइक अनाज पड़ा हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं था। वहां पर मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो खाने के बहुत ही ज्यादा लाले पड़े हुए थे कि लोगों के पास अनाज ही नहीं था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर आपके पास अगर सत्ता दी जाए, एग्जीक्यूटिव पावर दी जाए, तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्लानिंग, है ना। प्लानिंग किस तरह से करोगे कि जितना भी मेरे पास रिसोर्स है उसको मैं कितना अच्छे से यूज कर सकता हूँ, रिसोर्सेज का टोटल यूटिलाइजेशन मैं किस तरह से करूंगा कि मेरे हर एक, मतलब जितने भी मेरी जनता है उनको एटलीस्ट उनको खाने का तो प्रॉब्लम ना हो, है ना। इस तरह की चीजें हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग की बात सिर्फ और सिर्फ 1950 में स्टार्ट हुई या 1951 में स्टार्ट हुई, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आपने विश्वेश्वरैया जी का नाम तो सुना होगा, ठीक है, बहुत ही रिनाउंड इंजीनियर,
उन्होंने 1934 में एक बुक लिखी थी, ठीक है, 1934 में एक बुक लिखी थी। और ये बुक के बारे में हमेशा पूछा जाता है, अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा ना किसी भी एग्जाम में, तो ये बुक के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो याद रखना 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया करके इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया करके इन्होंने एक बुक लिखी थी। तो ये बुक में इन्होंने जो है टोटली बताया था, ये मद्रास में ये अच्छे हायर पोजीशन पर थे और इन्होंने एक बुक लिखी और इसमें इन्होंने कहा था कि किस तरह से इंडिया जो है यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, बाहर से किस तरह से कोई चीज़ जो भी इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट कर सकता है और यूटिलाइजेशन कर सकता है यहाँ के लेबर का, क्योंकि लेबर तो मोस्टली अवेलेबल ही थे, हमेशा से हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा से ज़्यादा ही है, उस टाइम पर भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है। तो ये रिसोर्स का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इंपोर्ट भी जो भी होगा उसका किस तरह से इंडस्ट्री में जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि उसका कोई तो दूसरा लाइक जैसे कि क्या दूसरा विकल्प देख सकते हैं कि भाई अगर मैं कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर देश से, तो क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते इंडिया में, अगर नहीं कर सकते तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम दूसरे देश से मंगा सकते हैं जहां पर वो सस्ता मिलेगा। तो इस तरह का सारा जो प्लानिंग है एक बुक में 1934 में लिखा गया था। देखो सोचो मतलब कितना उस बंदे का दिमाग, उसने तभी लिख दिया था 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया करके। फिर बाद में 1935 के आसपास और 1938 में, एक्चुअली 1938 में जो है हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वो जो नेशनल प्लानिंग कमीशन था वहां पर भी हम रिसोर्सेज, हमारी जो इकोनॉमी की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात हुई। लेकिन वो कुछ हम तो देखो अल्टीमेटली 1938 मतलब क्या, ब्रिटिश का पूरा जो है राज था, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। 1938 ऐसा ही चला गया। फिर 1944 में जो है श्रीमन नारायण ने एक जो है एक रिपोर्ट बनाई था, एक प्लान बनाया था जिसे द गांधीयन प्लान करके कहा जाता है। वो प्रिपेयर किया था, किसने किया था, श्रीमन नारायण ने 1944 में, ठीक है, गांधीयन प्लान करके प्रिपेयर किया था। ये भी कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर 1945 में एम एन रॉय ने प्रपोज किया था द पीपल्स प्लान, ठीक है, एम एन रॉय ने प्रपोज किया था द पीपल्स प्लान 1945 में, ठीक है, 1945 में एम एन रॉय ने प्रपोज किया था पीपल्स प्लान। ये भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसे ही नींद में से उठ के कोई रिपोर्ट नहीं बनती, ऐसे ही अचानक से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक बनने के पीछे बहुत साल लग गए, आईएमएफ बनने के पीछे और डब्ल्यूटीओ बनने के पीछे, मतलब लाइक एक 10-15 सालों का संघर्ष होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनने के पीछे, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो अगर आप अभी फिलहाल लाइफ में संघर्ष कर रहे हो तो जान लेना कि अगर ऑनेस्टली अगर राइट पाथ पर हो आप लोग, आप आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो जान लेना कि आप जो है एग्जाम क्रैक कर लोगे कोई भी 2021 में, ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ DFCCR वाला, ठीक है। और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने पब्लिश किया था एक सर्वोदय प्लान करके, ठीक है, 1950 में सर्वोदय प्लान जो है पब्लिश किया था। बट हुआ क्या, सोवियत यूनियन जो था, USSR उस टाइम का हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि 5 ईयर प्लान लाना चाहिए इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वहां पर भी उस टाइम 5 ईयर प्लान चलता था इकोनॉमी के लिए। तो हमने क्या किया कि वो चीज वहां से अडॉप्ट कर ली, अब हम हमारे इकोनॉमी में जो है 5 ईयर प्लान लाएंगे। तो पहला 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुआ था 1956 तक। तो इसमें देखो एक्चुअल में क्या हुआ था कि USSR ने हमको पूरा जो है एक तरह से प्लानिंग बता कैसे यूटिलाइजेशन करना है सब कुछ, बट वहाँ की इकोनॉमी में और हमारे इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ही था कि 1950 में प्लानिंग कमीशन रखा गया। प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होंगे, हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे
जिस टाइम पर, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, एज इट इज क्वेश्चन बनता है कि बता दो प्लानिंग कमीशन कौन से साल बना है? 1950। और उसके चेयरपर्सन या फिर उसके हेड कौन थे? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो हमारे नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन का ही एक पार्ट है, प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? प्लानिंग कमीशन चेंज करना कैसे मतलब पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ना ही किसी एक्ट से बना हुआ है। तो ये क्या हो गई? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई मतलब इसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं। अगर सोचो बीजेपी की सत्ता चली जाए और कांग्रेस फिर से आ जाए, तो वो नीति आयोग को चेंज कर देगा और फिर से प्लानिंग कमीशन लेकर आएगा या फिर कोई और कमीशन लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें छेड़खानी की जा सकती है। इसीलिए अब जो है प्लानिंग कमीशन अबोलिश हो चुका है। अब क्या है? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी। 1950 में उन्होंने एडवाइस किया था कि भाई हम जो है एक इकोनॉमिक प्लान लेकर आएंगे, जो 5-5 साल का एक पूरा प्लान होगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो इसी जो प्लानिंग के तहत 1951 में पहली पंचवार्षिक योजना आई है। समझ में आ गया प्लानिंग कमीशन के बारे में? प्लानिंग कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट 1951 टू 1956, मैंने आपको जैसे कहा कि भाई खाने के लाले थे, तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को एकदम टॉप पर प्रायोरिटी रखी गई थी। जितना भी खजाने में पैसा था उसका मोटा पोर्शन जो है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11.2% समथिंग, आई थिंक 11.2 या फिर 12.2 के आसपास कुछ परसेंटेज ऑफ मनी, जितना भी पैसा है उसका 12.2 समझो कितना ज्यादा अमाउंट हो जाता है, वो उतना अमाउंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर में डाला गया था। ठीक है, तो पहली जो पंचवार्षिक योजना थी वो थी हारोड डोमर मॉडल पे। ठीक है, हारोड डोमर मॉडल क्या कहता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दो, उसको पहले जो है आप उसको जो है डेवलपमेंट करो उसका, तभी जो है आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और ये जो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्रों में विकास लाने का काम जो है पहली पंचवार्षिक योजना ने किया। इस साल जो टारगेट था वो था 2.1%। कितना था? 2.1%। बट जैसे ही पूरा पंचवार्षिक योजना कंप्लीट हुआ तो टारगेट हमने अचीव किया 3.6%। मतलब देखो, टारगेट रखा था 2.1%, अचीव किया 3.6%। मतलब क्या है कि ये सक्सेसफुल प्लान था। पहली पंचवार्षिक योजना जो थी वो सक्सेसफुल पंचवार्षिक योजना थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पर बनी हुई थी, तो हारोड डोमर मॉडल पर बनी हुई थी, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके अलाइड जो सेक्टर होते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखना है आपको। पहली पंचवार्षिक योजना में एक्चुअली ना रिफ्यूजीज भी बहुत ज्यादा थे। रिफ्यूजी मतलब देखो, पार्टीशन हो चुका था, बहुत सारे लोग वहां से वापस आए थे हम पाकिस्तान से कि नहीं हमको यहीं इंडिया में रहना है। यहाँ के लोग उधर चले गए थे, तो यहाँ से जो चले गए तो उनका तो कोई आज सच हमको खर्चा तो था नहीं, बट जो वहां से आए थे, ठीक है, जो वहां से आए थे तो वो सब कुछ घर बार छोड़कर आए थे, तो उनको जो है एक तरह से सेटलमेंट कराना उनका, कि कोई एक जगह देना उनको, फिर उनके लिए खाना वाना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बनाना। तो फर्स्ट जो पहला जो पंचवार्षिक योजना थी, इसमें देखो रैपिडली एग्रीकल्चर को हमको डेवलपमेंट करना ही था। फिर और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि रिहैबिलिटेशन करना है जो रिफ्यूजीज आए हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको हम जो है उनका रिहैबिलिटेशन करना जरूरी था। तो यहाँ पर भी हमारा जो है पैसा लग चुका था, बट पहली पंचवार्षिक योजना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थी। ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना, मतलब ये बात याद रखने की, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत ही ज्यादा सफल हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961, टारगेट सेक्टर क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, पहले पंचवार्षिक योजना में हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, बट जैसे ही सेकेंड जो हमारी 5 ईयर प्लान था, जो दूसरी पंचवार्षिक योजना, उसमें पीसी महालनोबिस ने, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने हमारे जो देन प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है आइडिया दिया था कि देखो अब अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान नहीं देंगे तो इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएगा। तो ये जो है पीसी महालनोबिस का ये आइडिया लिया गया, इसीलिए इस जो प्लान है, इस जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, इसको पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल जो मैं बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पहला जो पंचवार्षिक योजना थी वो कौन से मॉडल पे, सेकेंड पंचवार्षिक योजना कौन से मॉडल पे, तो ये आपको याद रखना है।
तो देखो, औद्योगिक औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, हेवी इंडस्ट्रीज पे। और इस साल का जो टारगेट था 4.5% रखा गया था, ठीक है। पिछले पंचवार्षिक योजना में कितना रखा गया था, 2.1%, बट इस जो सेकंड पंचवार्षिक योजना में 4.5% जो है टारगेट रखा गया था, और अचीव जो किया गया था अप्रोक्सीमेटली 4.2% किया गया था। मतलब जो है जितना हमने टारगेट रखा था उससे जो है 3% हमने 0.3% हमने अचीव नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब अनसक्सेसफुल है, ठीक ठाक था। सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं कह सकते, सरप्लस अमाउंट में तो आया नहीं था कुछ बनी, बट हाँ कि ठीक ठाक था, ऐसे नहीं था कि अनसक्सेसफुल था। यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 मेजर स्टील प्लांट्स का जो है सेटअप किया गया था। एक था भिलाई छत्तीसगढ़, मैंने कल एमपी कह दिया क्वेश्चन आंसर के क्लास में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। एक जीके के जो टीचर होते हैं ना, या फिर जनरल अवेयरनेस के टीचर, उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना आता है, तो वो ना इंटरलिंकिंग कर करके जो है उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि जो भी चीजें आ रही है वो फटाफट बच्चों को बता दे, इंटरलिंक करके पढ़ा दे। तो 100 चीजें दिमाग में चल रही थी मेरे उस टाइम, और मैंने पता नहीं क्यों मध्य प्रदेश बता दिया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं बाद में देख रही हूँ कि यार मध्य प्रदेश बता दिया, ओके फाइन, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रेक्टिफाई कर दूंगी। तो इस क्लास में मैंने इसको रेक्टिफाई किया, सॉरी फॉर दैट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीजों का, ठीक है। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, तो 3 स्टील प्लांट जो है उस समय सेटअप किए गए थे सेकंड 5 ईयर प्लान के दरमियान। अब ये 3 स्टील प्लांट क्यों सेटअप किए गए थे, क्योंकि हमारा एम ही था रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में हमको डेवलपमेंट करना था। तो स्टील प्लांट उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग के साइड पर जा रहे थे, डेवलप हो रहे थे, तो इसीलिए हमने जो है 3 स्टील प्लांट लगाए। ये स्टील प्लांट के नाम आपको याद रखना है, और ये कहाँ है ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान का बात की जाए तो यहाँ पर देखो पीसी मान लो भी इस मॉडल के हिसाब से था, और जो इस साल जो है देखो इस पंचवार्षिक योजना में 20.1% मनी जितना भी था वो इंडस्ट्रियल मिनरल सेक्टर पर लगाया गया था, ठीक है। टॉप प्रायोरिटी पे इंडस्ट्री थी, ये तो ध्यान में है हमारे, लेकिन 20.1% जितना भी अमाउंट था खजाने में, या फिर जितना भी रिसोर्सेस था उसका 20.1% जो है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएंगे। अब देखो पहले जो था 12.1% अप्रोक्स जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाया गया था, 12 या 11 समथिंग। तो ऑब्वियस है कि भाई उसमें ज्यादा ध्यान दोगे तो वो तो सक्सेसफुल होगा ना चीज। जैसे कि देखो अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से करोगे तो मैथमेटिक्स सक्सेसफुल होगा आपका, ऑब्वियस है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ कि इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 20.1% टोटल आउटले दिया गया था, अलोकेटेड जितना भी किया गया था ना मनी उसमें का 20.1% दिया गया था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। एंड नेक्स्ट, और यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्री थी और सेकंड प्रायोरिटी थी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन को जो है ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को जो है ज्यादा प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी दी गई थी, और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट को 27% टोटल आउट जो टोटल प्लान था आउटले था वो 27% इसको भी दिया गया था, ठीक है। जो दूसरी पंचवार्षिक योजना थी उसमें जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, 27% जो है उसमें भी आउटले किया गया था, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ से जाने तो ये कि स्टील प्लांट बनाए गए थे और हमारा टारगेट कितना था कि 4.5%, बट हमने अचीव कितना किया था, 4.2% अचीव किया था। सेकेंड है थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवार्षिक योजना जो 1961 से लेके 1966, ठीक है, 1961 से लेके 1966। क्यों मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है ईयर पूछा जाता है यहाँ पर, पहला और दूसरा पंचवार्षिक योजना का ईयर पूछे ना पूछे, लेकिन तीसरी पंचवार्षिक योजना का जो है ईयर पूछा जाता है। यहाँ पर एक्चुअली हुआ यूं था कि ये एक अनसक्सेसफुल कह सकते हो, इसको एक टैग दिया गया था कि तीसरी पंचवार्षिक योजना एक अनसक्सेसफुल पंचवार्षिक योजना थी, क्योंकि यहाँ पर देखो 5.6% जो है हमने टारगेट रखा था कि हम इतना ग्रोथ कर लेंगे, बट ग्रोथ जो हुई थी हमारी सिर्फ 2.7% हुई थी। कितनी हुई थी, 2.7% हुई थी। तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल हुआ। क्यों अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 वॉर हो चुकी थी, 2 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन सी 1962 में हुआ था इंडिया चाइना वॉर, और 1965 में
इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो देखो वॉर होता है तो अल्टीमेटली किसी भी कंट्री की बैकबोन टूट जाती है। जितना पैसा आप किसी अलग सेक्टर में लगा सकते थे वो पूरा का पूरा पैसा आपको निकाल कर वॉर में झोंकना पड़ता है, जहाँ वहाँ पर जो है एक तरह से आपको काइंड ऑफ पूरा मनी वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जिस सेक्टर पर आपने ध्यान दिया था, जैसे कि जो तीसरी पंचवार्षिक योजना थी वहां पर हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स पे ध्यान दिया गया था कि भाई हमको कुछ चीज जो है फूड ग्रेन जो है वो इंपोर्ट ना करना पड़े, हम यही मैन्युफैक्चर कर ले, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर कर ले, इस तरह की चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पंचवार्षिक योजना थी यहाँ पर 2 वॉर होने के कारण हम जो है अनसक्सेसफुल हुए थे थर्ड पंचवार्षिक योजना में। 1965 में जो हुआ था यहाँ पे बोकोरा स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक तरह से अनसक्सेसफुल झारखंड में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और ये तो थर्ड पंचवार्षिक योजना है या थर्ड 5 ईयर प्लान है, ये अनसक्सेसफुल हुआ था। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये गडगिल योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, गडगिल योजना के तहत बनाया गया था और इसका मेन एम क्या था कि इकोनॉमी इंडिपेंडेंट करना, मतलब लिटरल मीनिंग मतलब आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एक्टिविटी बढ़ाना, और एक तरह से जो फूड ग्रेन्स जैसे फूड ग्रेन जो है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी लाना। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्चुअली हुआ यूँ था, इस टाइम पर हमने जो है आईएमएफ से लोन ले रखा था, और मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है उसका लोन देने का तरीका किस तरह से वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए और हम लोन में चले गए थे। एक तो वॉर हुआ था, ऊपर से लोन था, तो डेट भी हमको पूरा जितना भी हमने बोरो किया था वो पैसे वापस करने थे। तो ऑल एंड ऑल इसीलिए ये जो है अनसक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन बना तो एक तो वॉर कंडीशन, 2 जो वॉर हुए थे वो, एंड सेकेंडली हम डेट में चले गए थे। हम जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमएफ से हमने जो है डेट लिया था, हमने बोरो किए थे मनी और फिर वापस करने के लिए हमको देना पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा था, एक्चुअली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ा था। तो इस हिसाब से हम इस थर्ड पंचवार्षिक योजना को अनसक्सेसफुल मानते हैं। नेक्स्ट है 1966 टू 1969 फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे। अब ऐसा क्यों कि देखो भाई हम क्या कर रहे थे कि 5-5 साल का टारगेट रख रहे थे। ठीक है, 5-5 साल का टारगेट रख रहे थे तो उसी हिसाब से खजाने से पैसा भी निकल रहा था, उसी हिसाब से हर एक सेक्टर में परसेंटेज वाइज मनी जा रहा था। बट अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साल का ही प्लानिंग करें, तो एक साल का प्लानिंग करेंगे तो क्या जितना भी खजाने में मनी है तो उस हिसाब से परसेंटेज वाइज ज्यादा जाएगा हर एक सेक्टर में। ठीक है, हर एक सेक्टर ज्यादा जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हर एक सेक्टर सक्सेसफुल होगा। तो इसी हिसाब से 1966 टू 69 के दरमियान कोई भी जो है पंचवार्षिक योजना नहीं आई। मतलब यहाँ पर हुआ कि हम लेंगे थोड़ा सा एक तरह से हॉलीडे मतलब छुट्टी लेंगे, और छुट्टी लेकर हम सिर्फ एक साल का प्लान बनाएंगे। मतलब एक साल का मतलब 1966 टू 67, 67 टू 68 एंड 68 टू 69। तो इस तरह का जो है पहली योजना को छुट्टी मिली थी 1966 टू 69। इसी दरमियान एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इसी दरमियान, और आपको बताना है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है। ठीक है, जो हमारी हरित क्रांति के जनक ऑल ओवर द वर्ल्ड है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग करके एक जो है अवार्ड भी आता है फार्मिंग सेक्टर में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है बोरलॉग अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये फार्मिंग सेक्टर में दिया जाता है। और हमारे जो इंडिया के जनक है, ठीक है, जो हरित क्रांति के जनक इंडिया, वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में जो जिन्होंने हरित क्रांति को एकदम से अचीव किया या फिर एक बेंचमार्क सेट किया, तो वो कौन है? MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इन इंडिया MS स्वामीनाथन, और इन वर्ल्ड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो 66 टू 69 किसी भी तरह की योजना नहीं रखी गई, यहाँ पर सिर्फ छुट्टी ली गई और एक साल का जो है एक तरह से इन्होंने प्लान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 1969 टू 1964। ठीक है, 1969 टू 1964 यहाँ पर एक उद्देश्य रखा गया, आत्मनिर्भरता। तो ये मत समझ लेना कि आत्मनिर्भरता जो वर्ड है ये अभी अभी निजात हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत पहले से ही आ चुका था। हमको अभी पता चला क्योंकि हम अभी की जनरेशन है, पहले की जनरेशन को ये पहले से ही पता था। बिकॉज
चौथी पंचवार्षिक योजना में यही एक जो है टारगेट रखा गया था, सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब क्या कि आत्मनिर्भरता, अल्टीमेटली कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट लाए, उसका कोई विकल्प लाए, मैन्युफैक्चर घर में करें, डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एक तरह से डेवलप करें। तो ये था सेल्फ डिपेंडेंसी, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता। यहाँ पर क्या हुआ कि 1969 टू 1974 में पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी जी। इन्होंने क्या किया, 1969 में मैंने आपको कहा था बैंकिंग सेक्टर का, जब मैंने बैंकिंग सिस्टम का जब मैंने क्लास बताया था कि इन्होंने चौथी पंचवार्षिक योजना में 14 बैंकों को, ठीक है, जितने 14 बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर लिया। अल्टीमेटली भारत सरकार के अंदर आ गई जो 14 बैंक्स थी, और उसमें कितना डिपॉजिट पड़ा हुआ था हर एक बैंक में, एक तो 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से स्टार्ट हुई सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, ये तीनों भी मैंने पढ़ा रखे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर सरकार का पूरा अधिकार है, जैसा कि अभी चाइना में, रशिया में, यहाँ पर क्या है कि सरकार का पूरा अधिकार है, वहां पर सड़कें बनेंगी, सरकार का ही पूरा अधिकार है, वहां के घर होंगे, सरकार का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी का घर बन जाता है तो वो घर उसका हो जाए, नहीं, वहां पे सब कुछ, हर चीज पे सरकार का अधिकार है। इसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट देखती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर घुस जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अमेरिका। और जो मिक्स इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी अच्छे से काम करता है। तो 1969 में ये नींव रखी गई थी सोशलिस्ट इकोनॉमी की। बट अब जो है टाइम बदल जाता है, बाद में नेहरूइन इकोनॉमी आई जो कि मिक्स इकोनॉमी कहा जाता। नेहरूइन इकोनॉमी जो है, देखो, उनका एक उद्देश्य था कि भाई पब्लिक सेक्टर भी सही से काम करे, प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, तो वो बाद में हुआ। मिक्स इकोनॉमी जो अभी का इकोनॉमी है वो नेहरू इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th 5 ईयर प्लान। तो 5वीं पंचवार्षिक योजना 1974 से लेके 1979। तो यहाँ पर एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ नारा दिया गया। यही एक मेन उद्देश्य नहीं था, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक जो है उद्देश्य था, हम दो हमारे दो। इसी दरमियान जो है एक स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया था। तो 5वीं पंचवार्षिक योजना, यहाँ पर पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की गई। हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी ही थी इस टाइम पर। और यहाँ पर क्या हुआ कि इमरजेंसी लगा दी गई थी उनके द्वारा, और उन्होंने ऐसा मतलब एज सच कुछ भी नहीं हुआ था। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी उस टाइम की बात। बट उन्होंने कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, हमारी जो सरकार है या हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से खतरा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी 25 जून 1975 को। और वो जो इमरजेंसी थी वो पूरी 21 मंथ की चली थी, ठीक है, पूरा 21 महीनों का वो पूरा का पूरा इमरजेंसी पीरियड चला था। और 1977 में क्या गया था कि इमरजेंसी को अबोलिश कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है, जनता पार्टी के द्वारा अबोलिश कर दिया गया था। और इंदिरा गांधी जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा था इस साल, ठीक है। और अच्छा, जब इमरजेंसी लगी थी तो प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी प्रेसिडेंट थे। पता नहीं कैसे प्रेसिडेंट, मतलब अभी देखो, कोई ऑफेंड मत करना ये बात को, ये रियलिटी है, ये जो किताबों में लिखा गया है। बहुत बड़े बड़े जो जानकार है इतिहास के वो भी ऐसा बताते हैं कि इन्होंने बिना देखे ही साइन कर दिया था पेपर पे। और इमरजेंसी लगाने के लिए आपको प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, ऐसे ही नहीं आप प्राइम मिनिस्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमरजेंसी लगा सकते हो, नहीं, प्रेसिडेंट अगर साइन करेगा तभी जो है वो हर चीज। देखो, हमारा जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो है अंधा राजा। क्यों अंधा राजा? साइन उसका होता है लेकिन काम जो है, काम या पावर कहे, वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो फखरुद्दीन अहमद जी ने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी जी लेकर आई है कोई पेपर, मैं साइन कर देता हूँ, साइन कर दिया। बाद में पता चला उनको कि भाई इमरजेंसी लग चुकी है पूरी इंडिया में। तो ये बात हुई थी। तो कोई ऑफेंड मत करना कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो आप किसी को, ओके। तो ये बात है तो है। तो 1977 में क्या हुआ था कि जनता पार्टी आई थी। और जनता पार्टी जो थी, जनता दल पार्टी, वो पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। कांग्रेस ही पहले से चलाती आ रही थी पूरी सरकार, बट इस बार क्या हुआ था कि नॉन कांग्रेस पार्टी आ गई।
अब मुझे बताना, अगर कोई दूसरी नई पार्टी आ जाती है सत्ता में तो वो क्या करती है? पहले वाली पार्टी ने जो जो डिसाइड किया था, जो जो उसके प्लान थे वो खत्म कर देती है और नए प्लान लेकर आती है। सेम यहाँ पर यही हुआ कि जो जनता पार्टी थी उन्होंने खत्म कर दिया ये 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान खत्म करके ये लेकर आए रोलिंग प्लान, ठीक है। 1978 टू 79 के दरमियान ये लेकर आए रोलिंग प्लान, और 79 में पीएम कौन थे हमारे? चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। 79 में पीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी। और प्लानिंग हॉलीडे, फिर से प्लानिंग हॉलीडे आया। रोलिंग प्लान में भी सेम वही था कि भाई हम जो है एक एक साल का ही एक टारगेट रखेंगे, उस हिसाब से ही पैसे अलॉट किए जाएंगे, उस हिसाब से ही रिसोर्सेस अलॉट किए जाएंगे हर एक सेक्टर को। लेकिन फिर क्या हुआ कि दूसरी योजनाओं को छुट्टी मिली कब? 1979 टू 1980 में, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा केओस चल रहा था, अलग अलग सक्सेसर हो रहे थे, अलग अलग पीएम चेंज किए जा रहे थे, तो इसीलिए योजना तो आप देखो, हमेशा अगर कैप्टन चेंज होगा किसी टीम का तो पहले वाली स्ट्रैटेजी तो खराब ही हो गई ना। तो इस तरह से क्या किया कि रोलिंग प्लान खत्म हो गया, रोलिंग प्लान खत्म हो गया। फिर 1980 में जो छठी पंचवार्षिक योजना है, फिर से कौन आए? हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी आई, और सेम स्लोगन पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाओ, सेम स्लोगन के साथ वो आई। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि 1980 टू 1985 ये बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस ईयर कहेंगे आप लोग, क्योंकि कत्ल हुआ, फिर बाद में इनके बेटे का कत्ल हुआ, मतलब आगे जाकर हुआ अल्टीमेटली, तो ये अनबैलेंस ईयर था यहाँ पर 1980 टू 1985। ये याद रखना है आपको। छठी पंचवार्षिक योजना यहाँ पर दिया गया कि पॉवर्टी एलिमिनेशन का नारा दिया गया, और सेकंड टाइम इन्होंने क्या किया कि 6 बैंकों को नेशनलाइज किया। और उस 6 बैंकों को नेशनलाइज करने का क्राइटेरिया क्या रखा गया था इस बार? कि भाई तुम लोगों के पास 200 करोड़ का डिपॉजिट होना चाहिए या 200 करोड़ से ज्यादा, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपको क्या करेंगे? नेशनलाइज कर लेंगे। तो ये किसके टाइम पर हुआ? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ। तो ये बहुत ही एक सराहनीय बात है कि इन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया, और बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे सच में ये जो नेशनलाइजेशन हुआ है बैंक का पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हम बहुत पीछे चल जाते। जब आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ने लगोगे, बहुत अच्छे से जानने लगोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आपके सिलेबस के लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। डोंट वरी, नहीं आता है ना एग्जाम में। जब आप बड़ी बड़ी एग्जाम दोगे या फिर कोई और एग्जाम दोगे जहाँ पर इकोनॉमी जैसे कि आपको पढ़ना होगा, तब आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी जितना जानना है उतना ही जान लो कि 1980 में 1980 जो छठी पंचवार्षिक योजना है, तब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि नेशनलाइज किए थे 6 बैंकों को जिसका डिपॉजिट 200 करोड़ है या उससे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर नाबार्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी, ठीक है। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, 1984 में असैसिनेशन होता है इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी को मार दिया जाता है। बट ये जो 6th पंचवार्षिक योजना है ये अनसक्सेसफुल नहीं हुई थी। ऐसा मत सोचो कि इनको मार दिया गया तो अनसक्सेसफुल हो गई ये योजना, नहीं। एक्चुअल में ये योजना बहुत सक्सेसफुल हुई, क्योंकि देखो तुरंत बाद ही इनके बेटे ने जो है सत्ता संभाल ली थी। ऐसा नहीं था कि कोई इनका सक्सेसर नहीं था, सक्सेसर इनको तुरंत मिल गया था। कोई एज सच इनका पार्टी के बाहर का कोई नहीं था, इनका फैमिली मेंबर ही था। तो एज सच कोई चेंजेस होने की बात ही नहीं आती, ठीक है, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कोई चेंज होने की। तो जैसा प्लान चल रहा था वैसा ही प्लान चला, और ये प्लान सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर टारगेट जो देखो 5.2% रखा गया था। कितना रखा गया था? 5.2% रखा गया था। लेकिन इस बार टारगेट अचीव कितना हुआ था पता है आपको? 5.5%। मतलब ये सक्सेसफुल थी, सरप्लस अमाउंट था हमारे पास। तो ये क्या हुई कि ये सक्सेसफुल योजना हुई। नेक्स्ट है 1990 टू 1992। इस दरमियान एक्चुअली क्या हुआ था, देखो जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान है 1985 टू 1980, इस दरमियान जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है। 1985 टू 1990 जो 7वीं पंचवार्षिक योजना है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ था। राजीव गांधी जी के टाइम पर जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। आईटी सेक्टर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। देखो रिवॉल्यूशन तो हर टाइम होता रहता है। अभी पहले आप सोचोगे कि फोन पर हम लिटरली क्लियरली बात नहीं कर सकते थे, हमको चिल्लाना पड़ता था तब जाकर सुनाई देता था। अब ये टाइम है कि हम जो है एक माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के द्वारा हम जुड़े हुए हैं,
हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम कितना मतलब इतना डेवलपमेंट है। आईटी में तो रिवॉल्यूशन होते रहता है, ये बात नहीं कि सिर्फ आईटी सेक्टर में रिवॉल्यूशन हुआ था, हर चीज में रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पर, 7वीं पंचवार्षिक योजना के टाइम पर, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, इसी के बीच में 1990 में तो पूरा खत्म हो गया 7वीं पंचवार्षिक योजना। तो 91 के दरमियान एलपीजी रिफॉर्म आया हमारे यहाँ पे। अब एलपीजी रिफॉर्म आया तब कौन थे वहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये एलपीजी रिफॉर्म में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8th 5 ईयर प्लान। तो 8वीं पंचवार्षिक योजना 1992 टू 1997, ये पूरा इसका टाइमिंग है। और इसमें जो है एलपीजी पॉलिसी को ही टारगेट रखा गया था कि भाई अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, अगर अब ग्लोबलाइजेशन में हम नहीं जाएंगे, हम अगर खुद ही क्या कहते हैं उसको, हम अगर एलपीजी रिफॉर्म नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम जो है पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इस तरह की बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मर्जर हुआ था, बैंकों का मर्जर हुआ था, जैसे कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इनटू पीएनबी बैंक। 8th 5 ईयर प्लान में एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम बहुत ज्यादा डेट में चले गए थे और इस साल का उद्देश्य रखा गया था कि भाई एलपीजी रिफॉर्म करेंगे और उस रिफॉर्म के दौरान जो है हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब अल्टीमेटली हमको एम्प्लॉयमेंट देना है, हमारे जितने भी जनता है उनको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देना है मतलब अल्टीमेटली एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी 8th 5 ईयर प्लान में पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, ठीक है, ये चीज़ हुई थी। नेक्स्ट अगर जानना चाहोगे 8th 5 ईयर प्लान में, तो देखो इस तरह से है कि तो इस टाइम पर जो टारगेट रखा गया था 8th 5 ईयर प्लान में 5.6% रखा गया था। बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म मैंने आपको कहा था कि हमारे पास बहुत पैसा आ चुका था एंड हमने जो टारगेट अचीव किया था वो किया था 6.7%। देखो मैंने कहा था ना कि 5.6% टारगेट रखा गया था, बट अचीव कितना किया? 6.7%। सरप्लस अमाउंट मनी कितना बहुत ज्यादा होगा इनके पास, ठीक है। तो इस तरह से तो 8वीं पंचवार्षिक योजना जो थी एक सक्सेसफुल पंचवार्षिक योजना थी। इसी दरमियान प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई थी, PMRY। और 1993 में अप्रोक्स वो जो है योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब देखो 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान का जो टाइम है 1997 टू 2002। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एलपीजी जब रिफॉर्म लाया गया 1991 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन होते 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 2002 में उसका राइट हमको अमाउंट देखने को मिला, राइट रिजल्ट देखने को मिला, सॉरी राइट रिजल्ट देखने को मिला उस टाइम पर 2002 के टाइम पर। तो 9th जो पंचवार्षिक योजना है या 9वीं पंचवार्षिक योजना है, ये भी काइंड ऑफ सक्सेसफुल थी। ऐसा नहीं था जितना हमने टारगेट रखा उतना हमने अचीव किया, बट हाँ ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा अनसक्सेसफुल था। इसमें ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी रखी गई थी, हमने टारगेट रखा था 6.5%, हमने अचीव किया 5.4%, ठीक है। 6.5% टारगेट रखा गया था बट अचीव किया हमने 5.4%, ये आपको याद रखना है। और ये लॉन्च कब की गई थी आपको अब ईयर देख के पता चल रहा होगा कि 50वीं साल था हमारा इंडिपेंडेंस का, ठीक है। 50वां जो है 50वां साल था इंडिपेंडेंस का। तो 1997 टू 2002, ठीक है। तो 2002, तो ये 1997 में लॉन्च किया गया था 9th पंचवार्षिक योजना, 9वीं पंचवार्षिक योजना, जो हमारा इंडिपेंडेंस का ईयर था 50th। और इसमें जो प्लानिंग कमीशन का जो हमारा टारगेट रखा गया था वो क्या था? ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है। सोशली जस्टिस मिलना चाहिए हर एक को और इक्वली सबको जो है जितना भी अमाउंट है, जितना भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ होती है सबकी एक साथ होनी चाहिए, इस तरह की बात इसमें थी, ठीक है। यहाँ पर टारगेट कितना रखा गया था 9th 5 ईयर प्लान में? 6.5% अचीव किया हमने 5.4%। तो इस तरह से ये 9वीं पंचवार्षिक योजना आई। इसमें आज से जितना ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि देखो 9th पंचवार्षिक योजना में एलपीजी के रिफॉर्म से ही ज़्यादा पैसा आया था। देन 10th 5 ईयर प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट।
यहाँ पे क्या हुआ था 2002 से लेके 2007 के दरमियान इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बहुत कम ऐसा था कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जिनके पास रोज़गार था, जिनके पास रोजी रोटी का एक ज़रिया था, वो लोग रिच हो रहे थे, और जो अनएम्प्लॉयड है वो जो कि है पीछे पीछे रह रहे थे। तो इनइक्वालिटी इम्बैलेंस हो चुका था। तो यहाँ पर जो है 10th जो 5 ईयर प्लान था, 10वीं पंचवार्षिक योजना, यहाँ पर एम रखा गया था कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। क्योंकि देखो 30 लाख लोग जो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयड थे, 9% जो है लेबर फोर्स, पूरा का पूरा जितना भी लेबर फोर्स था उस टाइम का, वो 9% लोग घर पर बैठे हुए थे, उनके पास रोजगार ही नहीं था। तो रोजगार देना एक वहां पर 10th 5 ईयर प्लान में मेन मोटो रखा गया था, ठीक है। और उस साल का जो ये था टारगेट था वो था 8%, और हमने अचीव किया था 7.8%, ठीक है। कितना था टारगेट उस साल का? 8% था, बट हमने अचीव कितना किया? 7.8%। तो ये भी सक्सेसफुल ही कह सकेंगे हम इसको। नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवार्षिक योजना 2002 से लेके 2012 तक। तो 2002 से लेके 2012 तक ये जो 2 पंचवार्षिक योजना है, इसके टारगेट आपको याद करना है बस, 11वीं और 12वीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बने हैं। 2020 में भी क्वेश्चन बना है, तो इस साल भी क्वेश्चन बनेगा 11वीं और 12वीं पंचवार्षिक योजना का टारगेट। तो 11वीं पंचवार्षिक योजना का टारगेट क्या था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये किसकी थी? 11th पंचवार्षिक योजना की थी। और 12th पंचवार्षिक योजना का था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सेम ही लगेगा आपको, ठीक है, सेम ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ। अब सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई जो हमको अर्थ मिली है, जो हमको जो ये धरती मिली है, ये हमारे पूर्वजों की वजह से नहीं मिली है, ठीक है। ये हमारी एक विरासत है, काइंड ऑफ हमारे पास एक अमानत है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसा ना होना चाहिए कि हम इस विरासत को या फिर अमानत को इतना ज़्यादा यूज़ कर ले कि आने वाली पीढ़ी हमको बोले कि हमारे जो पिछले हमारे जो भी एंसेस्टर थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो एक ये सस्टेनेबल ग्रोथ के जो है एक साइन था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये 2012 से लेके 2017। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि 2015 में ही प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दिया गया था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया था। तो इस हिसाब से पंचवार्षिक योजना यही खत्म होती है 2015 में, ठीक है। फिर आगे क्या प्लान आया कि भाई नीति आयोग जैसा एक जो है थिंक टैंक बनाया जाए। नीति आयोग में है ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। पहले प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था कि एक्सपर्ट्स नहीं थे, एक्सपर्ट्स थे, बट उनका जो काइंड ऑफ हम कह सकते कि मेंबर जो थे वो कम थे, और नीति आयोग में मेंबर बहुत ज़्यादा है, और इनका विजन भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग 5-5 साल का एक विजन लेकर आते हैं, नहीं, ये 3 साल की एक स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, फिर 5 साल की, फिर 7 साल की। तो इस तरह से जो है एक 15 साल का पूरा एक लंबा सा एक विजन लेकर आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर वो मिसलेनियस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी नीति आयोग क्या है क्या नहीं। क्योंकि पंचवार्षिक योजना से क्वेश्चन आए ना आए, नीति आयोग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल फिलहाल करंट में चल रहा है। जैसे ही अगर सरकार बदलती है तो नीति आयोग भी बदल जाएगा, कुछ नया आएगा, फिर वो कुछ नया पढ़ना पड़ेगा हमको, ऐसी चीज, ठीक है। तो नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से नीति आयोग जो थिंक टैंक है उसके भी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे जाकर कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ तो वो बन जाएंगे, सेम ये बात होती है, ठीक है। नीति आयोग भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये किसी भी एक्ट के तहत नहीं बनी है। तो देखो ये 11th पंचवार्षिक योजना और 12th पंचवार्षिक योजना, ये एक्ट योजना हमको याद नहीं करनी है, बस उनका उद्देश्य क्या था वो ही एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको याद कर लेना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बस एक चैप्टर बचा है फाइनेंशियल मार्केट, कल हम वो कंप्लीट कर देंगे।
और फिर मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग एकदम ना स्क्रैच से पढ़ाऊंगी, मतलब जीरो से हीरो बना दूंगी मार्केटिंग में। ऐसे मतलब मार्केटिंग का कुछ भी क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, गारंटी देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं मैंने मार्केटिंग के। आपको मार्केटिंग के भी नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, सब्र रखना है, और जितने भी मैं क्लासेस बता रही हूँ वो करना है अच्छे से, शेयर करना है, हर क्लास को लाइक करना है। ओके, थैंक यू सो मच।